हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पीजीटी जियोग्राफी के लिए सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस बुक को सॉल्व करेंगे। इस बुक में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के सारे ही क्वेश्चन पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है और इसके साथ ही 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पीजीटी जियोग्राफी में टीआरई 2 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भूगोल को सामान्यतः भौतिक भूगोल और मानव भूगोल नामक दो मुख्य शाखाओं में बांटा जाता है। भौतिक भूगोल में पृथ्वी पर पाई जाने वाली भौतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल मानवीय तथ्यों से संबंधित है। वास्तव में मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। मानव भूगोल की मुख्य शाखाएं हैं जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। मानव भूगोल की शाखा जनसंख्या भूगोल तथा सामाजिक भूगोल के अंतर्गत विश्व या इसके किसी भाग में कुल जनसंख्या, लिंगानुपात, जनसंख्या का वितरण, घनत्व, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या में वृद्धि दर, आयु, साक्षरता, प्रवास, शहरीकरण तथा व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवसादी या सेडिमेंट्री। अवसादी चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है। अवसादी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटम से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। अवसादी चट्टानें उन पदार्थों से बनती हैं जिन्हें आच्छादन के साधन जैसे नदी, हिमनदी तथा वायु आदि द्वारा निम्न प्रदेशों में एकत्रित करते हैं, जिन्हें तलछट जमाव कहा जाता है। इन तलछटों में जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के अवशेष भी पाए जाते हैं। यह तलछट परतों के रूप में जमा होता है तथा कालांतर में ऊपरी दबाव के कारण यह तलछट या अवसाद कठोर हो जाता है और एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है, जिसे तलछटी या अवसादी चट्टान कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेडियोधर्मिता का क्षय। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत रेडियोधर्मी पदार्थों का स्वतः विखंडन है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है। ज्वालामुखी उद्गारों और गर्म जल के झरनों से इस बात की पुष्टि भी हो जाती है। साधारणतः पृथ्वी के धरातल से नीचे जाने पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक तरफ पूरा दिन होगा। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, जबकि दूसरी भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंडी रहेगी। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन न करने की दशा में मौसम तो होगा, लेकिन मौसम में परिवर्तन आ जाएगा और साथ ही साथ पृथ्वी का वातावरण भी बना रहेगा। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया जाता है। इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिक कहा जाता है। एक विवर्तनिक प्लेट ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है, जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है। स्थलमंडल में परपटी एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है।
बीपीएससी ने इसका सही आंसर ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं को माना है, जो कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन महासागर तथा मिट्टी ग्लोब के प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में जाने जाते हैं। कार्बन के प्रबंधन का एक नया तरीका कार्बन अधिग्रहण है, जो काफ़ी प्रचलित एवं प्रभावी हो रहा है। कार्बन अधिग्रहण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को भू अभियांत्रिकी द्वारा पावर स्टेशन, औद्योगिक स्थल एवं यहाँ तक कि सीधे हवा से पकड़कर भूमि के नीचे संग्रहित कर दिया जाता है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा को वायुमंडल में मिलने से रोका जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सिंक में संग्रहित हो जाती है। कोई भी चीज़ जो कार्बन को छोड़ने से ज़्यादा उसे अवशोषित करे उसे कार्बन सिंक कहते हैं। अगला प्रश्न है, यांत्रिक अपक्षय में शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों का भौतिक रूप में अपने स्थानों पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने फूटने की क्रिया तथा उससे उस चट्टान विशेष या स्थान विशेष के अनावरण की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। सूर्यातप, तुषार तथा वायु द्वारा चट्टानों के विघटन होने की क्रिया को यांत्रिक अपक्षय कहा जाता है। यांत्रिक अपक्षय में यद्यपि ताप का परिवर्तन सर्वाधिक प्रभावशाली कारक है, तथापि इसके अंतर्गत दाब मुक्ति, जल का जमना पिघलना तथा गुरुत्व का भी सहयोग रहता है। अगला प्रश्न है, हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव में बना उपजाऊ मैदान कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोएस। पवन का निक्षेपण कार्य अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस कार्य द्वारा बालू का स्तूप का निर्माण होता है। पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों, तलछट और चिकनी मिट्टी के निक्षेप से निर्मित जमाव में बना उपजाऊ मैदान को लोएस कहा जाता है। लोएस का सर्वप्रथम अध्ययन एक जर्मन विद्वान फॉन रिchthofen द्वारा उत्तरी पश्चिमी चीन में किया गया था। अगला प्रश्न है, चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हमबोल्ट। दक्षिणी अमेरिका में पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को पेरू या हमबोल्ट धारा कहते हैं। तट के पास इसे पेरू तटी धारा तथा तट से दूर पेरू महासागरी धारा कहते हैं, क्योंकि इस धारा की चौड़ाई में विस्तार बहुत अधिक, लगभग 100 मील है। अगला प्रश्न है, वलीद पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जब चट्टानों में आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार या वलित चट्टान कहा जाता है। वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे एवं सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं, जिनका विस्तार प्रायः हर महाद्वीप में पाया जाता है। जैसे हिमालय, रॉकीज, एंडीज तथा एटलस आदि वलित पर्वतों के प्रमुख उदाहरण हैं। इन पर्वतों में गहरी घाटियां तथा पिरामिड नुमा शिखर भी पाए जाते हैं तथा साथ ही साथ इन पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय अवसादी एवं कायांतरित चट्टानें भी पाई जाती हैं। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला परत है, जिसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है तथा यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। ऋतु तथा मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओस, पाला, जल वर्षा, बादलों की गरज तथा वायुमंडलीय तूफान आदि इसी परत में होती है। इस परत को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिरोको। सिरोको गर्म, शुष्क तथा रेत से भरी हवा है जो सहारा रेगिस्तान की उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर इटली तथा स्पेन आदि में प्रविष्ट होती है। जिस समय भूमध्य सागर पर चक्रवातों का आविर्भाव होता है उस समय सिरोको अधिक सबल होती है। अफ्रीका में इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिमली तथा ट्यूनीशिया में चिली आदि नामों से जानी जाती है। अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को सिमूम कहते हैं। इसे रक्त वृष्टि या खूनी वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है उसे निक्षेपण कहते हैं। जल वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तथा उसमें जल वाष्प को धारण रखने की क्षमता कम हो जाती है। जब बर्फ तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे जल वाष्प में परिवर्तित हो जाती है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में इसकी स्थिति। आहार तथा ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थानांतरित होती है। इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। इस आहार श्रृंखला के उस बिंदु को जहां पर आहार ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरण होता है उसे पोषण स्तर कहते हैं। परितंत्र के भीतर परस्पर संबंधित अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं जिससे खाद्य जाल का निर्माण होता है। इस प्रकार खाद्य जाल किसी परितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेपीज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह। चूने के पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर तथा नीचे विचित्र प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण घुलन क्रिया द्वारा होता है, जैसे लेपीज, डोलाइन, धोल रंध्र, पोल्जे तथा युवाला आदि। घुलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ तथा असमान हो जाती है। इस सतह की स्थलाकृति को लेपीज कहते हैं। लेपीज में तेज शिखर, खांचों और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 200 फीट से 300 फीट। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थि पंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। इनको जीवित रहने के लिए कम गहराई की आवश्यकता होती है। 200 से 300 फीट से अधिक गहराई में प्रवाल मर जाते हैं क्योंकि इसके बाद सूर्य की किरणें प्रविष्ट नहीं हो पाती और प्रवालों के लिए यथोचित ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अगला प्रश्न है, संसाधन का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे संसाधन कहते हैं। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उनका प्रयोग करते हैं। ये तीनों ही कथन सही दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। शीतोष्ण घास मैदानों का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाया जाता है, जहां महाद्वीपीय जलवायु का विकास हुआ है तथा शुष्कता का प्रभाव अधिक रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना तथा उरुग्वे, दक्षिण अफ्रीका के उच्च पर्वतीय भाग तथा न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों का फैलाव और प्रवास कब से शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिटेशियस काल। पौधों का फैलाव और प्रवास का आविर्भाव सर्वप्रथम जुरेसिक काल में हुआ, परंतु इसका फैलाव और प्रसार क्रिटेशियस काल में हुआ। इन पुष्पी पौधों में प्रमुख ओक, पोपलर, मेपील तथा आधुनिक उष्णकटिबंधीय प्रजातियों के समान पौधे थे। यद्यपि पुष्पी पौधों के उद्भव के आरंभिक मूल स्थान के विषय में पर्याप्त मतभेद है, तथापि अधिकांश लोग इसका मूल स्थान गोंडवाना लैंड को मानते हैं, जहां से इसका विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खनिज। वे संसाधन जिसका भंडार सीमित है तथा भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उसके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एशिया महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला महाद्वीप है। चावल एशिया की सर्वप्रमुख फसल है। चावल उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, जिसकी कृषि सबसे अधिक मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। चावल के सर्वाधिक उत्पादन के कारण एशियाई संस्कृति को चावल संस्कृति भी कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाले देश हैं, सबसे पहले चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद बांग्लादेश और सबसे अंत में इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश रूस है। गेहूं क्षेत्रफल एवं उत्पादन दोनों की दृष्टि से विश्व की दूसरी खाद्यान्न फसल है। गेहूं की कृषि शीत कटिबंध से लेकर उष्ण कटिबंध क्षेत्रों तक की जाती है। इस फसल में अनुकूलनशीलता की सीमा बहुत अधिक पाई जाती है। विश्व के किसी न किसी क्षेत्र में गेहूं की बुआई और कटाई वर्ष भर चलती रहती है। अगला प्रश्न है, नदी मुहाना परितंत्र क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोटिक। नदी मुहाना परितंत्र लोटिक परितंत्र कहलाता है। स्थलीय परितंत्र के समान ही जलीय परितंत्र का भी एक स्वरूप होता है। जलीय परितंत्र पोषक तत्वों की उपलब्धता, जलधारा तथा लवणता आदि से प्रभावित होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को स्वच्छ जल पारितंत्र तथा सागरीय पारितंत्र में विभाजित किया जाता है। स्थिर या रुका हुआ जल जैसे तालाब और झील को लैंटिक परितंत्र के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि बहता हुआ जल जैसे झरना, पर्वतीय जल स्रोत, धाराएं और नदियां आदि को लोटिक परितंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पारिस्थितिकी चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह जैव भू रासायनिक चक्र कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र आदि शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव। शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है। किसी भी देश या प्रदेश में
वृहद पैमाने के उद्योग सर्वत्र स्थापित नहीं किए जा सकते। किसी भी उद्योग के लिए कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं, जिसमें कच्चा माल बाजार प्रमुख है। किसी भी क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योगों में प्रयुक्त कच्चे मालों को एकत्रित करने की लागत न्यूनतम हो तथा साथ ही निर्मित माल का मांग क्षेत्र हो और न्यूनतम लागत पर तैयार पदार्थों की आपूर्ति मांग क्षेत्र में की जा सके। अगला प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन। मानव विकास के विचारों को 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया था। इस संबंध में दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया तथा इसकी अवधारणा को अमर्त्य सेन द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास शब्द की परिभाषा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना। सतत पोषणी विकास का अर्थ है पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना। सतत विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना किए बिना किया जाता है। सतत विकास की संकल्पना का वास्तविक विकास 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट, जिसे द ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के आने के बाद हुआ एवं तभी से इस शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गतिविधि। मानव अधिवासों को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे सभी स्थान सम्मिलित किए जाते हैं जहां 2011 की जनगणना के अनुसार नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि स्थापित हो तथा वहां की न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो तथा कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में नियोजित हो और साथ ही साथ नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो। वही ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक कार्यों की प्रधानता होती है और ये सभ्यता एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से भी नगरों की तुलना में पिछड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड उच्च भूमि उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पठार, उत्तर पश्चिम में चंबल नदी तथा दक्षिण पूर्व में पन्ना अजयगढ़ श्रेणियों द्वारा सीमांकित किया जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश के 5 जिले जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर एवं बांदा तथा मध्य प्रदेश के 4 जिले दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर एवं पन्ना का 54,560 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। यह मुख्यतः रवेदार आग्नेय और कायांतरित शिलाओं से निर्मित है। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण का आधार क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र। भारत के योजना आयोग ने कृषि जलवायु प्रादेशिक नियोजन हेतु 4 उद्देश्य निर्धारित किए और इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल संसाधन आदि सामान्य कृषि जलवायु कारकों के आधार पर देश को 15 प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया। इन प्रदेशों में विकास की रूपरेखा के निर्धारण हेतु भूमि प्रवर्धन, फसल उत्पादन, पशुपालन, जल कृषि, बागवानी, वानिकी, कृषि परिसंस्करण आदि का सहारा लिया गया। कृषि जलवायु प्रादेशिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग कर कृषि उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि करना, कृषि आय बढ़ाना और रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना है। अगला प्रश्न है, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान। तृतीय क्रियाकलाप का संबंध सेवाओं से है। इसमें डॉक्टर, विधि, शिक्षक, प्रशासन, मिस्त्री तथा वकील आदि को सम्मिलित किया जाता है तथा इसमें व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपयोग किया जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सघन घरों के साथ गांव। उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः सघन घरों के साथ ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। एकत्रित या सघन अधिवास के अंतर्गत उन ग्रामीण अधिवासों को सम्मिलित किया जाता है जो पास पास स्थित कई गृहों के समूह होते हैं और जिनका आकार प्रकीर्ण अधिवासों की तुलना में बड़ा होता है। एकत्रित अधिवास को गांव कहते हैं। गांवों में कृषक, पशुपालक, मछुआरे, आखेटक आदि रहते हैं जो प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं। एकत्रित अधिवास अस्थायी कृषि अवस्था के द्योतक हैं। प्राचीन काल में जहां मानव सभ्यता का पर्याप्त विकास हो गया था वहां सघन ग्रामों की प्रधानता थी। वर्तमान काल में प्रायः सभी कृषि प्रधान देशों में विभिन्न आकार प्रकार के एकत्रित या सघन अधिवास पाए जाते हैं। हेमलेट बस्तियां मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 20वीं शताब्दी में विश्व के लगभग सभी वृहद नगरों की जनसंख्या, विशेष रूप से विकासशील देशों की नगरीय जनसंख्या अति तीव्र गति से बढ़ी, किंतु जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं हो पाई, जिसके कारण नगरवासियों के सामान्य जीवन स्तर में गिरावट आई है। जहां एक और नगरवासियों को अपेक्षित वस्तुएं तथा सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पाती, वहीं दूसरी ओर नगर में भीड़ भाड़, गंदगी, बीमारी, बेरोजगारी तथा अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्याएं उपलब्ध हो जाती हैं जो नगरीय जीवन की श्रेष्ठता को सुरक्षित रखने में बाधक होती हैं और नगरवासियों को निम्न जीवन स्तर व्यतीत करने के लिए बाध्य करती हैं। अगला प्रश्न है, रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरवन में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, जिस कारण इस क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल तथा कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। हिमालय पार की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी काराकोरम है, जिसे उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। इस श्रेणी में कई ऊंचे शिखर एवं बड़े हिमानी पाए जाते हैं। पश्चिम की तरफ काराकोरम श्रेणी पीमार घाट में मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व की तरफ तिब्बत में यह कैलाश श्रेणी में मिल जाती है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी स्थित है, जो सिंधु एवं उसकी सहायक श्योक नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण से गुजर रहा है, जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। भारत में पंजाब राज्य जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण से गुजर रहा है, जिसमें कम प्रजनन क्षमता तथा कम मृत्यु दर शामिल है। जनसांख्यिकी संक्रमण संकल्पना का मूल रूप से प्रतिपादन थॉमसन तथा नोटस्टिन द्वारा किया गया था। जनसांख्यिकी संक्रमण की तीसरी अवस्था में प्रजननशीलता और मतरेता दोनों घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है
या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय व शिक्षित हो जाती है तथा इसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शहरी पर्यावरण का निम्नीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मानवीय कारणों से स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण प्रमुख पर्यावरणीय प्रदूषण है। पर्यावरण प्रदूषण नगरीकरण, औद्योगिकरण, प्राकृतिक संसाधन के अत्यधिक दोहन, पदार्थ एवं ऊर्जा के विनिमय की बढ़ती दरें और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों इत्यादि में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप होता है। पर्यावरण निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार प्राकृतिक प्रदूषकों में पौधों के परागकण और पौधों के वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ज्वालामुखी विस्फोट, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वनाग्नि तथा समुद्र से निकलने वाले कण आदि को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 80 डिग्री अक्षांश के आसपास एस्किमो जाति के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10%। कृषि मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक व्यवसाय है। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। विश्व के लगभग 10% भूभाग पर कृषि की जाती है। एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश विकासशील देशों में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। इनमें से बहुत से देशों की लगभग 3/4 जनसंख्या कृषि करती है। कृषि से मनुष्य के भोजन, वस्त्र या आवास की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के कारण कृषि में बहुत विकास हुआ है और आज विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।